बात यह है कि इस डिबेट में तीन वकील बैठे, तो कानूनी पक्ष को समझने में थोड़ी आसानी होगी। क्योंकि विष्णु जैन जी, आप भी इस मामले में एक पक्ष आपका भी है, तो पहले मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं कि कई जगह पर यह कहा जा रहा है कि यह मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है और हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी खबर है। क्या सिर्फ कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार हुआ है, उससे मुस्लिम पक्ष के लिए झटका और हिंदू पक्ष के लिए अच्छी और बड़ी खबर मानना चाहिए, और अगर मानना चाहिए तो क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने पिटीशन फाइल की थी विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ के नाम से, उस समय मेरी याचिका में जमीयत उलमा हिंद ने एक एप्लीकेशन लगाई और ये बात कही कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी जारी करता है तो समाज में डर का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। अब मेरा सवाल, मूलभूत सवाल ये है कि अगर मेरे और मुस्लिम समाज के बीच में या मेरे क्लाइंट्स और मुस्लिम समाज के क्लाइंट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से। वो डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पटल पे तय हो सकता है। कोई भी अगर विवाद है एक संवैधानिक सेटअप में, अगर आप उसको पीसफुली एक सभ्य समाज में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हर आदमी, आपको इंटेलेक्चुअल आदमी यही जवाब देगा कि आप कोर्ट जाइए और अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करिए। अब जब मैं कोर्ट जा रहा हूं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति क्या कह रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद क्या कह रही है, अगर आप कोर्ट भी गए तो समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस भी जारी की तो भय का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। और वही जमीयत उलमा हिंद साथ ही साथ बराबर बयान देती है कि जो टेररिस्ट हैं उनको लीगल एड देंगे। तो जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनको लीगल एड देने के लिए जमीयत उलमा हिंद सामने आती है। और साथ ही साथ मैं तो यहाँ पे आपके सामने ये भी चर्चा करना चाहता हूँ, वक्फ एक्ट 1995 में देखिए कितनी बड़ी विडंबना है सुशांत जी, इस देश के हिंदू समाज के लोगों को आपने सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया है। उसी सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया जिसके सेक्शन 4(2) में आपने हमारा कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया कि हम जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन ली और कोर्ट जाके हम अपने केसेस नहीं फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 ला के किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार दे दिया। साथ ही साथ सेक्शन आपने 5 और 6 में सारी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित करने का अधिकार दे दिया। तो ये किस तरह का, दो तरह का कानून इस 4 साल के अंतराल में बनाया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ठीक है, पिछले 30 सालों से फ्रॉम 30 इयर्स 1993 में सूट फाइल किया था काशी के केस में, आज तक स्टे पड़ा हुआ है और कंट्रोवर्सी आई है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। और आज भी यही बात कोर्ट के पटल में कही गई कि इसको जो काशी मथुरा के केसेस हैं उसको रोक दिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ मेरे जो भाई बैठे हैं, अगर आपने काशी मथुरा के केस में अतिक्रमण नहीं किया है और आपका केस मेरिट पे स्ट्रांग है तो आपको कहना चाहिए आइए केस लड़े कोर्ट में और डिसाइड करें कोर्ट के पटल पे। और यहाँ पे ये बात नहीं कह रहे कि हम कोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं। वो मैं ये आपका इनिशियल कमेंट है, एक इनिशियल कमेंट औरों से भी ले लूं और एक इनिशियल कमेंट औरों से भी ले लूं। रिजवान अहमद साहब, आपके हिसाब से कोर्ट का वर्शिप एक्ट के मामले को सुनना, इसका फैसला लेना, इसके क्या मायने? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, बहुत दिन से इस पर चर्चा हो रही है, आपने भी मुझे अक्सर मौका दिया यहाँ पर आने का। यहाँ पर जो हमारे बुद्धिजीवी, हमारे लर्नेड काउंसिल्स जो बात कर रहे हैं, विष्णु जैन साहब भी जो बात कर रहे हैं, पूरा पहले मुझे सुन लें। मैं किसी से भी एग्री नहीं करता क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि 1991 का एक्ट ज्ञानवापी में इंटरफियर करता ही नहीं है। और फिर से मैं अपनी बात को अपने तरीके से एक बार समझा दूं। सुशांत भाई, देश में 3 पहलू होते हैं। एक हो गया आम आदमी, पर्सन, व्यक्ति। एक हो गया पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट। एक हो गया जुडिशरी और कोर्ट। जब आप 1991 के एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें आता है नो पर्सन शैल चेंज द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप। नो पर्सन। सवाल उठता है लिखने वाले ने इसको पर्सन क्यों लिखा? सीधे लिख देते नो कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल बी चेंज्ड। नो कैरेक्टर। भाई मैंने तो लॉ इसी तरह पढ़ी है, एक एक शब्द पे खेलते हैं हम तो। अब आप इसी बात को विष्णु जैन भाई से पूछिएगा कि जो ये बोल रहे हैं उस बात में कितना दम है। वहां पर पर्सन क्यों लिखा गया? वहां पर पर्सन इस मारे लिखा गया कि कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई झुंड किसी भी मंदिर या मस्जिद का या किसी भी धार्मिक स्थल का नेचर ऑफ कैरेक्टर, वो जगह का चेंज नहीं कर सकता। यानी रिजवान अहमद 10,000 आदमी ले जाके कोई मंदिर तोड़ के हम नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी विष्णु जैन 10,000 हिंदू ले जाके कोई मस्जिद तोड़ के वहां मंदिर नहीं बना सकते। लेकिन उस एक्ट ने गवर्नमेंट को और
जुडिशरी को पाबंद नहीं किया है। मेरा पहले दिन से यह आर्गुमेंट है कि यह एक्ट एक आम आदमी पर लागू होता है, जैसे रिजवान अहमद, विष्णु जैन, गवर्नमेंट पर और जुडिशरी पर लागू होता ही नहीं है। ठीक है। ये आर्गुमेंट रिजवान भाई आपने कई बार इसको उठाया है, इस पॉइंट को उठाया है और बहुत करीने से समझाया भी है, लेकिन आज की तारीख में मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं कि जब अब इस कानून पर चर्चा होगी, केंद्र भी जवाब देगा, तो उससे ये जो काशी, मथुरा, ये तमाम जो स्थल हैं, इन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या वर्शिप एक्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जी, मेरा यह कहना है और बड़ी जिम्मेदारी से यह कहना है कि व्यक्ति पर्सन को आगे भी अनुमति नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह का प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर बदले, लेकिन जुडिशरी को और सरकार को होनी चाहिए। विष्णु जैन जैसे सनातन धर्म के मानने वालों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जुडिशरी जाएं और न्यायपूर्ण तरीके से अपनी जगह को हासिल करें जो उनको लगता है उन्होंने, उनके पूर्वजों ने खो दी थी, लेकिन किसी भीड़ को अनुमति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी जगह को खंडित ठीक है, करें। मैं इसका पहलू लेकर आऊंगा। असगर खान साहब और कादरी भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। विष्णु जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटे बताइए, फिर मैं इनिशियल कमेंट ले जाऊंगा उनके पास। मैं बस इतना ऐड करना चाहता हूँ रिजवान भाई की नॉलेज के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरती से समझाया, और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 को चैलेंज ही नहीं किया है। हम भी यही मानते हैं कि कोई भी प्लेस को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, पर आज एक सवाल उठता है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट दी है, उसके बाद कश्मीर में जो हजारों मंदिर तोड़े गए और हिंदुस्तान में, भारत में अलग अलग जगह जो मंदिर कन्वर्ट किए गए, उसको कब रेस्टोर किया जाएगा? उसकी कब बारी आएगी? 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति और 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति, वो कब कन्वर्ट की जाएगी? और सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में पर्सन वर्ड यूज नहीं है, सेक्शन 3 में पर्सन वर्ड यूज्ड है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में धार्मिक स्वरूप वर्ड यूज्ड है। ठीक है, ठीक।